Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and safe and sound. My prayers are with you people. So today we are going to start with third lesson, with third modern prose named as Why Boys Fail in College. Why Boys Fail in College, written by Herbert E. Hawkes. So scheme is that this particular essay will be divided into 3 lectures. So first will be an introduction and details about the main points and the salient reasons, and second, in next 2 lectures textbook will be divided into 2 parts, and in one part maximum portion of the textbook, and in other parts remaining part of the textbook and questions, synonyms and important things. So we are going to start with that in the name of Allah. So it is modern prose number 3, it's lesson number 7, Why Boys Fail in College. अब टाइटल पे ज़रा गौर कीजिएगा तो चूँकि इसका मतलब बनता है लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं, तो लड़कियों के जहन में नेचुरली एक सवाल आएगा कि क्या ये सिर्फ लड़कों के लिए लिखा गया है। तो उसको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ बॉयज़ से मुराद, अगर आप बॉयज़ लेते हैं तो बॉयज़ से मुराद आप इसका स्टूडेंट्स लें, यहाँ स्टूडेंट्स लें, चूँकि ये एक रीज़न है कि वाई स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज. Herbert E. Hawkes has written it masterfully. He has shown his real guts to portray the real picture of such students, those who fail in colleges. Look at this main idea of this particular essay. The main idea is, have a keen look at that. In this essay, the writer has presented a realistic analysis of the problems of college students as an expert educationist. इस मज़मून में मुसन्नफ़ ने हमारे सामने कॉलेज के तालिब इल्मों के जो मसाइल हैं उसकी हकीकत पसंदाना तज्ज़िया पेश किया है, एक माहिर तालीम की तरह. ही इज़ ऑफ द ओपिनियन, इस ऐसे में उसकी ये ओपिनियन है, ही सेज that there are 2 types of students who fail in college. कॉलेजेस में जो नॉर्मली स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसने पास होने वाली कैटेगरी को नहीं लिया, जो कैटेगरी फेल होने वाली स्टूडेंट्स हैं उसने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है. यहाँ 2 टाइप्स को हम देखते हैं तो उसमें से पहली किस्म है, पहली टाइप है, लुक एट दिस, दोज हु ट्राई. द स्टूडेंट्स who fail in colleges, they are divided into 2 categories, into 2 types. Number one, those who try, and number 2, those who don't try. अब अगर इस पे गौर करें बेटा, ये तो हमें समझ आ गई, ये तो कुछ एक लॉजिकल बात है, समझ आती है कि जो कोशिश नहीं करते नेचुरली उन्हें फेल हो जाना चाहिए, या नेचुरली उनकी लॉट फेल ही बनती है. लेकिन ये थोड़ा सा एक हमारे अंदर सस्पिशन पैदा करता है, कुछ क्वेश्चन अराइज करता है कि जो कोशिश करते हैं वो क्यों फेल होते हैं. इनफैक्ट इस हिस्से को उसने डिस्कस ही नहीं किया. इनफैक्ट इस हिस्से को डिस्कस किया है कि वो स्टूडेंट्स जो एविडेंटली एपरेंटली कोशिश करते दिखाई देते हैं और वो इम्तहान में फेल हो जाते हैं. ये डीप साइकोलॉजी है जो हमें इनसाइट देगी कि वाकई हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं आप हमारे बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो बज़ाहिर कोशिश करते हुए नज़र आते हैं लेकिन वो फिर भी फेल हो जाते हैं. तो एक सवाल पैदा होता है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द पॉसिबल थिंग्स, व्हाई डू दे फेल इनटू द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर आते हैं. अब उसने आगे ऐसे जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी 7 रीजंस बताई है, 7 कॉजेज बताई है ऐसे स्टूडेंट्स के फेल होने की. ही सेज देयर आर 7 रीजंस ड्यू टू विच स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेजेस विच आर गिवन बिलो.
अब वो रीजंस मंतजा झैल है, वो नीचे दी गई हैं। गौर से बेटा इसको देखिएगा। पहली है नर्वस हैबिट्स। नर्वस हैबिट्स, सो लेट मी राइट इट अगेन। नर्वस हैबिट्स। अब ये नर्वस असाबी आदात होती है कुछ, उसके लिए थोड़ा सा डिफाइन यूँ किया गया है, सच स्टूडेंट्स आर अनएबल टू पे प्रॉपर अटेंशन टू बुक्स। ऐसे तालब इल्म वो अपनी किताबों पर जितनी रिक्वायर्ड तवज्जो होती है वो देने से कासिर होते हैं एंड फेल, और नाकाम हो जाते हैं। रिजल्टेंटली वो नाकाम हो जाते हैं। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं नर्वस हैबिट्स से यहाँ मुराद है वो असाबी बीमारी का, असाबी कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, जिनको शायद वो खुद भी जानते हैं या दूसरे लोग पॉइंट आउट करते हैं। आप इसकी एग्जांपल आपके सामने होगी, आपके सराउंडिंग्स में होगी, वो आप भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं। होता क्या है, एक बच्चा एक किताब खोल के बैठता है और वो किताब खोल के अब इमीडिएटली पढ़ रहा है, अब पेरेंट्स के सामने पढ़ रहा है, वो किताब खोली हुई है, तो उसे गोली तो नहीं और मारी जा सकती क्योंकि वो पढ़ रहा है। इन फैक्ट वो क्या कर रहा है, जब किताब खोलता है तो उसे ऐसे लगता है कि मेरी एक पेंसिल यहाँ है, इसको इट नीड्स टू बी शार्पन, ये मुझे तेज़ कर लेनी चाहिए। जब वो एक अपनी पेंसिल शार्पन कर लेता है, जब उसे शार्प करने के बाद फिर उसे लगता है मेरी तो सारी पेंसिल्स को ज़रूरत है इन्हें शार्पन किया जाए, वो फिर सारी करनी शुरू कर देता है, फिर बाकी सफाइयाँ शुरू कर देता है, फिर किताबों को तरतीब लगानी शुरू कर देता है। क्या होता है, उसने जो 3-4 आवर्स का स्पैन अपने लिए जो मुख्तस किया होता है अपनी स्टडीज़ के लिए, वो यूँ ही गुजर जाता है। अच्छा कल पढ़ेंगे, अच्छा कल पढ़ेंगे। इन फैक्ट उसने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि मैं तो भाई आज अपनी पढ़ाई की है, वो अपने जहन में एक सेटिस्फैक्शन लेके बैठा हुआ है, जबकि एक्चुअल क्या है उसने नहीं पढ़ा, एक्चुअल क्या उसने नहीं पढ़ा। अब ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान, नमाज के दौरान हमें दुनिया भर के ख़यालात आने ही तब होते हैं। तो जब हम ऐसा बैठते, किताब खोल के बैठते हैं, अच्छा एक स्टूडेंट का एक सवाल होता है, नॉर्मली मुझसे भी पूछा जाता है, बाकी हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा से भी पूछा जाता है, मेरे वर्दी फेलोज़ भी इस बात को डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फ़लाँ बच्चा या बच्ची 1 घंटा पढ़ते हैं और उनको सब कुछ तैयार हो जाता है, मैं उसी टॉपिक पे 4 या 5 घंटे लगाता या लगाती वो मुझे तैयार नहीं होता। इनफैक्ट उनका रीडिंग प्रोसीजर ही गलत होता है। वो क्या होता है, किताब तो सामने खुली हुई है, कभी पेंसिलें तेज़, कभी सफाई करना, ख्याल कभी उधर पहुंच गया, मेरा फ़लाँ दोस्त क्या कर रहा होगा, आज तो मुझे फ़लाँ पार्टी में जाना था, ये फंक्शन करना था, लाइक अब मैं थक गया हूँ, कल से पढ़ूँगा। टुमारो नेवर कम्स इन सच केसेस, फिर कल नहीं आती। जो काम आज का है वो आज करना होता है। अब ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा, उनको कोई दूसरा देखता है जो इन चीज़ों को समझता है, लाइक हम टीचर्स हैं, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, तो कोई उसको पॉइंट आउट कर सकता है, उसका सल्यूशन उसके पास नहीं है, इसका ट्रीटमेंट खुद स्टूडेंट ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। जब तक वो अपने, उसके अंदर क्या होता है, वो एक नर्वस, उसके अंदर रेस्टलेसनेस आती है, एक बेचैनी और हैजानी की कैफियत पैदा होती है। वो पढ़ने बैठता है, अंदर से उसको कोई चीज़ उठती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक्चुअली सबसे पहले इसको स्मॉदर्स करना है अपने फिजट्स को, जो उसके अंदर बेचैनी है, इस्तराब है, उसको किस तरह से कवर करना है, उसको पाइस करे, काम करे, पुरसकून, एक तवाज़न पैदा करना होगा और उसको खुद को पुरसकून बनाना होगा, ताकि उस जब वो पढ़ रहा हो तो वो सिर्फ पढ़ रहा हो। बेटा ये टोटल गेम है कंसंट्रेशन की। आप कितना कंसंट्रेट करते हो अपने काम पे, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन पढ़ाई पे हो। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। आप टेलीविज़न देख रहे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, तो आप टेलीविज़न देख रहे हो। आप खाना खा रहे हैं तो आप खाने को एंजॉय करें। आप अगर अब लीजर टाइम में कोई अपनी फेवरेट
कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपको इंटरटेनमेंट फ्राहम करती है, तो उस वक्त किताबों का बोझ नहीं होना चाहिए। ये होती है कंसंट्रेशन। स्टडी इज नॉर्मली अ गेम ऑफ कंसंट्रेशन। जो बहुत अच्छे कैलिबर स्टूडेंट होते हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता है ये सफ़ा पढ़ ले तो सफ़ा फाड़ दे किताब से, नहीं भूलेगा नहीं। इनफैक्ट वो अपना 100% दे रहे होते हैं, और इस चीज़ को वो रियलाइज़ किया होता है हमने कि हम जो काम कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि वो जो काम कर रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं। दूसरी बड़ी रीज़न, बहुत बड़ी रीज़न, आप भी से अग्री करोगे, मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स। वालिदैन की गलत ख्वाहिश ऑन द पार्ट्स ऑफ देयर सन्स एंड डॉटर्स। वालिदैन की जो उनके करियर के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में खुद ही प्लान कर लेते हैं। मेरा, अब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मेरा बच्चा या बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये प्रोफेसर बने, ये लॉयर बने, ये जज बने, ये ब्यूरोक्रेट बने, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट they are going to impose their own wishes on their children। अब देखिए, आपका ये शौक है, being parents, आप अपने शौक का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी नेटिव एबिलिटीज़ को जाने बिना उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप उस पर वो चीज़ नहीं लोड कर सकते जो आपका ब्रेन चाइल्ड है। आपके दिमाग में मेरा बच्चा ये करे, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, जायज़ भी हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा वो नेचुरल वो टिल्ट ही नहीं रखता उसकी तरफ, उसका बेंट ऑफ माइंड ही नहीं है, तो कभी भी वो परफॉर्म नहीं करेगा। एक बच्चा आपने धकेल के साइंस में डाल दिया, वो उसका दिमाग नहीं चाह रहा, हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। एक बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसे नहीं समझ आ रही, हो सकता है मैथमेटिक्स में जाए और बड़ा नाम बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप उसे बनने को कह रहे हैं वो अगर वो बन जाए तो बहुत ज़बरदस्त करियर उसका आ जाए। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। राइटर कहता है कि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के वालिदैन को अपना वॉर्म एनिमीज़ बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चे की साइड ली। मैंने उनके पेरेंट्स को, ये जो भी वालिद या वालदा जो भी इन कांटेक्ट होते, मैंने उनको बताया कि आपका बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो बेहतर ये है कि आप उसके इंटरेस्ट के मुताबिक चले, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। पेरेंट्स क्या करते हैं कि आप हमारे बच्चे को ख़राब कर रहे हो, आप मिसलीड कर रहे हो, और वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, उनकी ओपिनियन आपके अगेंस्ट बड़ी नेगेटिव हो जाती है, वो बातें करते हैं। होता क्या है, जब आफ्टर सम ईयर्स जब रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स आर नॉर्मली फियास्को, वो कंप्लीट जब नाकामी की सूरत में आते हैं, तो राइटर लिखता है फिर ऐसे बच्चों के पेरेंट्स, कोई पेरेंट, फादर या मदर, दे नॉर्मली कम बैक एंड दे पे थैंक्स टू मी। किस बात का? दैट आई सपोर्टेड देयर चाइल्ड। मैंने उनके बच्चे को सपोर्ट किया उस आर्गुमेंट में जो उसके लिए बेहतर था, लेकिन शायद उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा सा ऐसा अपनी ब्रॉड माइंडेडनेस दिखानी चाहिए, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा दबाना चाहिए, और इंसानी फितरत को समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो नेचुरल टेंडेंसी है और जो नेटिव एबिलिटी है, उसी के मुताबिक अगर वो काम करेगा तो वो टॉप पे पहुंच सकता है। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स कह रहे हैं आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप ब्यूरोक्रेट बनो, आप डेंटिस्ट बन जाओ। हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं वो डेंटिस्ट बन जाए, इवन अगेंस्ट वंस ओन विशेस, और वो डेंटिस्ट बन के मटेरियल एतबार से बड़े पैसे वैसे भी कमाए, बड़ा सक्सेसफुल हो, बट ही वोंट बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। वो सारी उम्र मुतमईन नहीं हो सकता। उसका ख्याल था कि मैं एक बहुत अच्छा लिखारी बन सकता हूँ, मैं बुक इलस्ट्रेटर बन सकता हूँ, मैं कोई थिएट्रिकल मैनेजर बन सकता था, मैं पोएट बन सकता था,
या मैं किसी और प्रोफेशन में, वो चीज़ उसे कभी भी टॉप पे नहीं जाने देगी। जब हम उसकी जो इंस्टिंक्टिव एबिलिटीज़ को कर्ब कर रहे होते हैं तो तब हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन फैक्ट बच्चे के रियल पोटेंशियल को तबाह कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स जो होती है अपने बच्चों की तरफ, ये एक बहुत बड़ी कॉज होती है कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के फेल होने की। अब तीसरा पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आप देखा होगा बहुत सारे ऐसे हीरोज होते हैं, बहुत सारी ऐसी हीरोइंस होती हैं, स्कूल में सिलेबस थोड़ा होता है, क्रैम कर लेते हैं एंड दे इजीली गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। जब कॉलेज में आते हैं दे हैड द सेम आइडिया, दे थॉट that we could get through the examination as easily as we did that in matriculation or at school level। जितना आसानी से हमने स्कूल लेवल पे कर लिया था अब भी हो जाएगा, और मैं तो बहुत ज़हीन हूँ। ये जो फेल्ड या फेलिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिजरेबल जो केस होता है वो ऐसे बच्चे होते हैं जो रियल टैलेंट होते हैं, जिनके अंदर सीरियस पोटेंशियल होता है, लेकिन चूंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस आर सिंपली इडियट्स। वो अपनी ही इस गलती की वजह से खुद ही इडियट बन जाते हैं। उनकी जहानत उनके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाती है, और क्या करते हैं वो पढ़ लेंगे इम्तहान से 2 महीने 1 महीना पहले पढ़ लेंगे, लेकिन कॉलेज में चूंकि आप ऐसे हैं कि स्कूल में आप एक छोटी सी एक नहर किनारे या नदिया किनारे बैठे हैं, तो जब आप कॉलेज आते हो तो दरिया किनारे बैठे होते हो, वो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम हो जाता है वो बाद में कवर नहीं होता। फिर जब बर्डन बढ़ता है तो फ्लस्टर का शिकार हो जाते हैं, कुछ तो वैसे स्टडीज छोड़ जाते हैं, कुछ हिम्मत हार जाते हैं, और कुछ कोशिश आखिर में करते हैं लेकिन वो अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं होती। वो जो ओरिएंटेशन उन्होंने सेट की होती है या जिस जगह पर जिस मुकाम पर उन्हें पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाते, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है जिसका वो विक्टिम बनते हैं, और सबसे काबिल रहम केस ये ऐसे बच्चे होते हैं। और ये देखें फोर्थ हमारे पास जो रीज़न है फेल्ड स्टूडेंट्स की है वो है फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये बेटा गौर कीजिएगा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है। अब देखिए फिजिकल हेल्थ इलनेस इट्स अ बिग कॉज। जब एक बंदा बीमार होता है, एक बच्चा बीमार है, तो ये कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना 100% देगा? वो कोशिश कर रहा है, वो बार बार कोशिश कर रहा है, और वो ठीक कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर कोई बीमारी चल रही है, आप उधर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि उसके टॉन्सिल्स बने हो सकता है कि कोई उसके स्टमक का प्रॉब्लम हो जो उसके लिए रेस्टलेसनेस पैदा करता है, उसके अंदर वो पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता जिसकी उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जितना वो पोटेंशियल रखता है। वो अपने टैलेंट और पोटेंशियल के बिल्कुल मयार के ऊपर पूरा नहीं उतर पाता। फिर मेंटल प्रॉब्लम्स ये है कि किसी मेंटल फिक्स का शिकार है, इन अ स्टेट ऑफ फिक्स होता है, इन अ स्टेट ऑफ शदीद उलझन का शिकार होता है, वेदर आई शुड गो टू दिस वे और दैट वे, वेदर आई शुड डू दिस और दैट। अब आप एक काम कर रहे होते हैं, मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी बनना, अगर मैं ये ना बन सकी या बन सका तो मैं ये बन जाऊंगा। देखिए एक टाइम पे जब आप टारगेट सेट कर लेते हैं फिर दूसरी चॉइस नहीं रखी जाती। तो इसके लिए एक बड़ा फेमस किस्म के पोएट है, उन्होंने इसको कुछ यूँ डिस्क्राइब किया है कि आप अपने टारगेट्स की क्लैरिटी के लिए, टारगेट की क्लैरिटी के लिए आपको क्या फार्मूला अपनाना चाहिए। मौत से जो डर जाओ जिंदगी नहीं मिलती, मौत से जो डर जाओ जिंदगी नहीं मिलती, जंग जीतना जो चाहो कश्तियां जला देना, फिर वापसी के रास्ते नहीं हुआ करते। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है हमारे सराउंडिंग्स में। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या होता है, बच्चा जब एडल्ट होता है तो जी पेरेंट्स कहते हैं कि नो यू शुड बियर योर ओन बर्डन, यू शुड शोल्डर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत, किसी भी जितनी भी मुश्किल से। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों का फाइनेंशियल जो बर्डन है वो बियर करें, एटलीस्ट उसमें रीजनेबल कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। अगर ऐसा नहीं होता, बच्चा फिर क्या करता है, सारा दिन पढ़ता है और सारी रात काम करता है। अब उसकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी, स्टडीज़ का टाइम भी नहीं मिलेगा। अब देखिए फिर उसे जब पैसे कमाने लगता है तो वो अपनी मेंटेनेंस, अपनी पढ़ाई, अपना खाना पीना तो मैनेज कर लेता है। आगे उसे थोड़ी लालच पड़ जाती, चलो मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मैं इनको भी कुछ दे लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे होते। बच्चा खुद जिम्मेदार नहीं है इस दुनिया में आने का। His parents are responsible to bring him into this world. अगर वो इसे इस दुनिया में लेके आए हैं जिस भी तरह से, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से या आसानी से, उन्हें चाहिए कि रीजनेबल कंट्रीब्यूशन दें। अदरवाइज उनका बच्चा जो रिक्वायर्ड टारगेट्स अचीव कर सकता है वो किसी सूरत अचीव नहीं हो सकेगा। और ये 6 पॉइंट रीज़न है। मोर देन ड्यू इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़। गौर कीजिएगा, आपको बच्चे मिलेंगे ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हर वक्त वो लगे हुए हैं, स्पोर्ट्समैन बने हुए हैं, या सो कॉल्ड नाम नेहाद किस्म की अदबी सरगर्मियों में। देखिए अगर तो ये मोर देन ड्यू इंटरेस्ट है, पढ़ाई तो फिर पीछे रह गई, हर वक्त गेम्स में लगे हुए, ऐसे वो बच्चे होते हैं। ये ना तो पूरे खिलाड़ी होते हैं ना पूरे अदबी होते हैं। अब ये एवरेज लेवल पे गेम्स खेलते हैं और किसी के शेर पढ़ पढ़ के सुनाते रहेंगे, किसी की किताबों के हवाले देते रहेंगे। ऐसे में राइटर कहता है भाई अगर आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हो तो कम आउट ऑफ योर मेन टेंट, बनो प्लेयर, प्रोफेशन इसको बनाओ अपना, पूरी तरह से प्रोफेशन अडॉप्ट करो। अगर आप समझते आपके अंदर लिटरेरी जर्म्स मौजूद हैं तो आप उन्हें यूटिलाइज करें, प्रॉपर यूटिलाइज करें, आए और अपनी लिटरेरी जो आपके अंदर गट्स हैं उन्हें शो करें। लेकिन इनफैक्ट वो होता ही नहीं है। ये तो बेसिकली अवेडर्स होते हैं, ये तो टाइम से बच रहे होते हैं किसी तरह से इस तरह की सरगर्मियों में पढ़ के हम अपनी बेसिक स्टडीज से भाग सकें। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उनको उनके फेल होने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेजी ब्लफर्स। लेजी, स्लगिश, सुस्त, ब्लफर्स होता है रोब जमाने वाले, धौंस जमाने वाले। अच्छा, आपको ऐसे भी कुछ लड़के ऐसे आएंगे कॉलेज में, जैसे वो रास्ता भूल के कॉलेज आते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, इधर बैठे उधर बैठे, ब्लफ किया, इधर धौंस जमाया। द वे दे केम इनटू कॉलेज आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम व्हेन दे फेल्ट दैट इट इज नॉट आवर प्रॉपर प्लेस, दे मूव्ड अवे, उसी तरह बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को बेसिकली दुनिया के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ताकि ये ज़माना उन्हें सिखाए कि किस तरह से अर्न करना है और लोग, दुनिया किस तरह से आपको पेमेंट्स देती है। ऐसे कोई पैसे नहीं पकड़ा देता। जब ये माशरे में अपना मोल लगाते हैं तो कोड़ियों के भाव भी नहीं बिकते। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि इनमें से कुछ बच्चे फिर जब वापस लौटते हैं ज़िंदगी से सबक लेकर, ऐसा फर्स्ट रैंक का काम करते हैं कि रश्क आता है उनको देखकर। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करने से पहले मैं आपको ये इसकी बता दूं कि यहाँ पर इस ऐसे के अंदर जो एनालिसिस है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स का है कि वो क्यों फेल होते हैं। इनको राइटर ने 2 टाइप्स में तकसीम किया है, एक वो जो कोशिश करते हैं, एक वो जो कोशिश नहीं करते। ये तो समझ आ गया, जो कोशिश नहीं करते वो फेल होना ही चाहिए। जो कोशिश करते हैं उनकी 7 कैटेगरीज है। तो उसमें जो मेन रीजंस हैं, नंबर 1 नर्वस हैबिट्स है, नंबर 2 मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स है, नंबर 3 ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ वेरी इंटेलिजेंट वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स,
और फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत बड़ी कॉज है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली यहाँ कॉलेज को जो हेल्थ सेक्टर है, कॉलेज का जो तदरीसी अमला है और जो डॉक्टर का ऑफिस है, उसमें बाकायदा तौर पर राब्ता होना चाहिए। राइटर एक जगह पे नोट कर बताता है, कहता है एक बच्चा था, उसके टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से बड़ा पॉइजन एब्जॉर्ब कर रहा था। हमने विदाउट एक्सपेंस उसका जो सर्जरी के अरेंजमेंट कर ली। उसका फादर ही नहीं माना, उसने कहा मैं क्यों टॉन्सिल्स रिमूव करवाऊँ, आखिर अल्लाह ने अगर कोई चीज़ रखी है तो किसी अच्छे पर्पज़ के लिए रखी है। अल्लाह ताला कभी ये नहीं चाहता, अल्लाह बुजुर्गों बरतर कभी ये नहीं चाहता कि मेरे बंदों पर चीज़ें इम्पोज की जाए। इनफैक्ट वो नेचुरल जो ग्रोथ है वो उसे पसंद करता है। अल्लाह आज़ादी देता है, उसने हमें बांध के नहीं रखा। इसी तरह की आज़ादी पेरेंट्स को भी देना होगी। वो कंसल्टेशन के साथ अगर उसका जो फ्यूचर करियर डिज़ाइन करे तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स निकल सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन है यहाँ पे, और मोर देन ड्यू इंटरेस्ट, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी गेम्स हैं स्पोर्ट्स में, सो कॉल ये जो अदबी सरगर्मियाँ होती हैं। लास्टली लेज़ी ब्लफर्स, इस तरह के लोग दोस्त जमाते हैं, आते हैं बस भटक के आते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं, फिर ऐसे भटकते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये इसका मेन आइडिया और मैंने आपको रीजंस बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं टेक्स्ट बुक स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं मोर देन हाफ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करवा दूँ। तीसरे लेक्चर में भी हम टेक्स्ट बुक और फिर इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सके। अगर हमारा इदारा पाक गैरिसन एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन ये क्लासेस दे रहा है तो इसका डेफिनेटली पर्पस यही है ताकि आपका टाइम किसी सूरत वेस्ट ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं अपनी लाइक से, और सब्सक्राइब करके उसको व्यू करके अच्छी तरह से आप उससे बेनिफिट लें, और जो कोई आपको प्रॉब्लम्स है आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको, आपके घर वालों को। एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर बेस्ट प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।